अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान में इक़्तिदार का खेल जारी और ज़ाहिर है कि नंबर गेम्स के बाद अब हुकूमत बनने का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। लेकिन इस तमाम चीज़ में जिस तरह इलेक्शन हुए और उसके बाद जोड़ तोड़ की सियासत, बाहर की दुनिया में क्या पैगाम गया है, साथ ही साथ जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसको फॉरेन इन्वेस्टर किस तरह से देखता है, क्योंकि हमेशा से ये कहा जा रहा है कि जनाब कोई अगर सिंगल लार्जेस्ट कोई हुकूमत बनती है 2/3 मेजॉरिटी के साथ तो ज़रा उसके साथ डील करना आसान होता है रादर के एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो। इसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ ही साथ अहम सवाल ये होगा कि पाकिस्तान में हुकूमत साजी के बाद ये सियासी अफरा तफरी और तफरीक ख़त्म हो जाएगी या नहीं। और प्रोग्राम के अगले पोर्शन में हम पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों के हवाले से भी बात करेंगे। उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो स्टे दे दिया है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसको मुअत्तल कर दिया। वो अलग सेगमेंट होगा। बहरहाल इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के इलेक्शन और पाकिस्तान की मईशत। अगर बात करें तो अपकमिंग गवर्नमेंट जो है उसके लिए मुआशी चैलेंजेस कितने बड़े होंगे। हमें बोस्टन यूनिवर्सिटी से ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए और उसके बाद जो नंबर गेम जोड़ तोड़, ये खैर दुनिया में होता है लेकिन पर्टिकुलर पाकिस्तान के केस को दुनिया किस तरह से देख रही है, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल में ये इस बार दुनिया देख रही है और इसलिए देख रही है कि और वो देख रही है जो आप पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। जो हम शोर पाकिस्तान के अंदर सुन रहे हैं उसी की गूंज जो है पाकिस्तान के बाहर भी नजर आ रही है और उसी की गूंज की वजह से बाकी दुनिया उसको देख रही है। तो यकीनन इस वक्त एक साया है आपकी इलेक्शन पे, उसकी शफाफियत पे, उसकी के इलेक्शन से पहले क्या हुआ, इलेक्शन के दौरान क्या हुआ, इलेक्शन के बाद क्या हुआ, चाहे वो सच हो या झूठ हो, चाहे वो उसका कोर्ट एक फैसला करे या इलेक्शन कमीशन एक फैसला करे या दूसरा फैसला करे। इस वक्त जो चीज दुनिया देख रही है वो ये है कि यार ये मशकूक है, तो इस पे शक उठ गया। और अगर आपके अहम प्रोसेसेस को, इदारों को शक की नजर से देखा जाएगा तो दुनिया को इतनी तफरीक तो नहीं करती कि फलाना अदारा धमाका अदारा, दुनिया तो मुल्क देखती है, तो फिर मुल्क पे शक हो जाता है और दैट इज द चैलेंज है। अच्छा, और ये बताइए कि अब जिस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, ज़ाहिर है कि अब एक हुकूमत बनने जा रही है, तो आप मौजूदा हालात में समझ रहे हैं कि ये जो सियासी अफरा तफरी और तफरीक पोलराइजेशन है ये थमेगी, या आप समझ रहे हैं कि और ज़्यादा बढ़ने का इसमें खदशा है? थमेगी तो बिल्कुल नहीं, थमेगी तो बिल्कुल नहीं थमेगी। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि बढ़े ना, कि कम से कम इसको स्टेबल किया जाए। आप, मुझे जानता हूं इकोनॉमी की बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, अगली हुकूमत जो भी होती है, जहां भी होती है, उसका सबसे बड़ा मसला, और जो हुकूमत में नहीं है उनका सबसे बड़ा मसला मईशत नहीं रही। इकोनॉमी इज नॉट इशू नंबर वन। इशू नंबर वन जो है वो आपकी पॉलिटिकल सोसाइटल स्टेबिलिटी, कि जो मुआशरे की तोड़ है वो आपका सबसे बड़ा मसला है। क्योंकि इसलिए बड़ा मसला है कि अगर वो नहीं जुड़ता, वो नहीं ठीक होता, तो इकोनॉमी का आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी उस पर चेपियां लगा लें, आप जितने मर्जी उस पर बैंडेड लगा लें, तो अफरा तफरी तो बिल्कुल कम नहीं होगी। आपने दो लफ्ज इस्तेमाल किए, एक अफरा तफरी और एक सोसाइटी का तोड़। तफरीक। मेरे ख्याल में, मैं इसमें वजाहत करना चाहूंगा कि तफरीक बड़ा मसला है, अफरा तफरी कोई खास चीज नहीं है यार। दुनिया में कोलिशन गवर्नमेंट जो है आर द नॉर्म। अगर आप दुनिया भर में देखें, अमेरिका को हटा के, क्योंकि ये दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू टू पार्टी स्टेट्स, कोलिशन गवर्नमेंट दुनिया भर में बनती है। जहां आपको इलेक्टरल डेमोक्रेसी नजर आती है, ना सिर्फ बड़े मुल्कों में, छोटे मुल्कों में, वहां जो मोडस ऑपरेंडी होता है वो कोलिशन का ही होता है, कि एक तरह से एक परमानेंट कोalition पार्टनर। बहुत कम होता है कि आपको एक पार्टी को जो है वो मिल जाए। सो अफरा तफरी जो है वो, मैं जानता हूं कि जब वो कूद होती है ऊपर नीचे तो उसमें टिकर बड़े होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज बड़ी होती है, आप लोगों की मौजें लगी होती हैं क्योंकि हर एक देखना चाह रहा होता है। लेकिन आई डोंट थिंक कि वो कोई इतना बड़ा मसला है। अच्छा, आपने कहा सर, लेकिन जो तफरीक है वो जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है।
अच्छा, अभी आपने कहा कि जो इकॉनमी है वो प्रायोरिटी पे नहीं थी, लेकिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी जमातें, कोई कह रहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, कोई कह रहा है तनख्वाहों में डबल इजाफा कर देंगे। ये पाकिस्तान की आवाम को, मतलब क्या वाकई आवाम इतनी मासूम है, बेवकूफ़ है कि इनकी बातों में आ रही है? ये इख्तिदार तक पहुंच गए ये सारी चीजें करते करते। मतलब अब देखें ना कि हद है कि कौन क्या कह रहा है। ये पॉलिटिकल स्लोगन्स तो इनको देखें, इनके इनके नारे तो देखें जरा। जी बिल्कुल बिल्कुल इमरान, दो गुजारिश। एक, मैं ये नहीं कह रहा कि इकोनॉमी प्रायोरिटी नहीं है, इकोनॉमी बहुत बड़ा मसला है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब उससे भी बड़ा मसला आ गया, क्योंकि जब घर टूटता है तो फिर आप बर्तन संभालने से पहले घर संभालते हैं। तो यकीनन बर्तनों का टूटना इकोनॉमी का जो मसला है वो बहुत हाई मसला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी कोताहियों से उससे एक पैदा कर दिया है, जो सोसाइटी की टूट है, जो हर घर में नजर आती है, जो हमारा एक तरह से पूरे सिस्टम पे इत्माद उठ गया। देखिए, इकोनॉमी हो या पॉलिटिक्स हो, स्टेट की जो बुनियाद है वो इत्माद पे होती है। जब सही हो या गलत हो, जब इत्माद टूट जाता है तो फिर आप बर्तन, जब जलजला आ रहा होता है तो पहले घर संभालते हैं आप। बर्तन जो है वो अगर टूटते हैं तो टूटे, लेकिन बर्तनों को बाद में संभालते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इकोनॉमी इज एन इशू, बट देयर इज अ बिगर इशू। जहां तक आपका दूसरा मसला, आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया, मासूम। मासूम मेरे ख्याल में है, बेवकूफ तो मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कौम यकीनन मासूम है। अगर मासूम ना होते तो पिछले 75 साल की आपकी तारीख ये होती जो है, पिछले 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की तारीख आपकी ये होती। लेकिन मासूम होने का मतलब ये नहीं है कि वो सोई भी है। हमें एक जो है, एक तजब्जुब जो नजर आता है सोसाइटी में इकोनॉमी के लिहाज से, उसका सियासतदानों ने अपनी तरफ से जवाब दिया कि जो वो चाहते थे, वो जो वो समझते थे कि लोग सुनना चाह रहे हैं। सियासतदानों का काम भी ये है भैया कि जो लोग सुनना चाहते हैं वो उनको सुना देते हैं। उसके बीच में अगर वो कोई रेसिपी डाल दें तो डाल दें, लेकिन इकोनॉमी संभालना यकीनन इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चेपियों से, ये बैंडेड। अच्छा, बाय द वे ये प्रायोरिटी की जो मैं बात कर रहा था वो आपके हवाले से नहीं, वो सियासतदानों के हवाले से कह रहा था कि उनके नजदीक जो है वो प्रायोरिटी नहीं। सर, पीडीएम 1 और अब जाहिर है कि पीडीएम 2 जो इस वक्त आ रही है, बड़ा बुनियादी फर्क इसमें यह है कि पीडीएम 1 के पूरे अरसे में कोई प्रैक्टिकली कोई एक्टिव ऑपोजिशन नहीं थी। अब अगर यहाँ पर पीटीआई होगी ऑपोजिशन के अंदर तो कितनी टफ ऑपोजिशन होगी, और जाहिर है कि जमहूरी कल्चर के फरोग के लिए एक मजबूत और फाल ऑपोजिशन को होना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये बड़ा एक बेहतरीन किस्म का चेक होगा इस हुकूमत के ऊपर। ये तो मुझे नहीं पता जी कि होगा कि नहीं, और ऑपोजिशन कैसी होगी। यकीनन आपका मफरूजा बिल्कुल दुरुस्त है कि अच्छी हुकूमत जो है उसका मसला ये नहीं होता कि मेजॉरिटी हो या ना हो, एक पार्टी हो या ना हो। एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। ये नहीं कि दोनों ने एक तरफ जाना है, लेकिन एक तरह से चेक्स एंड बैलेंस होते हैं ताकि जो है एक बैलेंस रहे। अगर वो पैदा हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं ये हर एक आजकल कहता है कि जी पीडीएम 2 आपके जो हमारे एनालिस्ट वगैरह भी हैं, जो एंकर्स वगैरह भी हैं, मैं बड़ी मुद्दबाना तरीके से ये कहना चाहूंगा कि आई एम नॉट श्योर कि ये पीडीएम 2 है। पार्टीज वही हैं, कैसे फिर नजर आती है। मेरी गुजारिश ये होगी कि हमें एक तरह से 2018 फिर से नजर आया है 2024 में। ओके, और उसका मतलब क्या है कि 2018 में भी एक इलेक्शन हुई, इलेक्शन के साए थे, उसके बाद एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी। हम ये भूल जाते हैं, इसीलिए देखें, ये सारा मसला पार्टली इसलिए हुआ कि वो भी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। सही, उसकी कमजोरी माइनॉरिटी से आती थी, उसकी जो मजबूत होना था वो वन पेज से आता था। इस बार फिर हमें नजर आता है कि एक तरह से एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी, और माइनॉरिटी गवर्नमेंट की अगर कोई स्ट्रेंथ है तो वो वन पेज से आ रही है। वो जो डायनामिक है, मेरे ख्याल में हम ये भूल जाते हैं कि मेरे ख्याल में जो डोमिनेंट डायनामिक है वो उस इंटरिम गवर्नमेंट की ऐसा नहीं है जो। अच्छा, यानी जो कहा जा रहा है कि ये 2024 जो है ये रेप्लिका है 2018 का। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा। डॉक्टर आदिल नजम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से। एक छोटे से ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर।
वेलकम बैक। डॉक्टर आदिल नजम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, 2018 का रेप्लिका 2024 में, लेकिन अब जिस तरीके से कहा जा रहा है, जो फरीक सानी है वो कह रहा है कि जनाब उनके रवैये से ऐसा है कि जनाब वो लेजिटिमेट हो चुका था 2018 का, तो यहाँ पे कसूर तो फिर उन लोगों का ही है ना जिन्होंने मैनेज किया, चाहे वो 2018 या 2024 हो। जी देखिए, हाँ बिल्कुल, एक मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन करूँ, रेप्लिका तो कभी भी नहीं होता सियासत में, वक्त में रेप्लिका नहीं होता, हिस्ट्री रिपीट शिपीट कोई नहीं करती, उसके पैटर्न जरूर होते हैं। पैटर्न जो है वो इसमें हमें ये याद रखना चाहिए माइनॉरिटी गवर्नमेंट का। जहां तक आप इस रवैये की बात कर रहे हैं और जहां तक आप ये बात कर रहे हैं, जो सवाल बड़ा पूछा जाता है कसूर किसका, यार सच्ची बात इमरान ये है कि कसूर तो हम सारों का ना। कौन कौन है जिसने नहीं कसूर किया? आपने मीडिया ने नहीं किया, पीटीआई ने नहीं किया, पीएमएल ने नहीं किया, पीपीपी ने नहीं किया, एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया, सबने किया। सवाल मेरा एज अ पाकिस्तानी ये है कि यार कसूर अगर सारों का है तो ठीक करने वाला कौन है? कौन हाथ उठा के कह रहा है कि यार मैं पहले माफी मांग लेता हूं, या माफी नहीं भी मांगता तो मैं इस घर को संभालने की कोशिश करता हूं। मैं वापस वहीं आता हूं कि जो असली मसला है वो आपका जो एतमाद टूटा है, जो, और वो उसका असर अंदर भी है और बाहर भी है। असली मसला जो है वो इस दरार का, इस टूट का है। और अगर इसको नहीं जोड़ेंगे तो फिर हम ये बिकर करते रहेंगे, और इसकी कीमत ऑलरेडी हम बहुत दे रहे हैं और बहुत देंगे। सो मच मोर देन के कसूर किसका, कसूर तो हर एक का। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं सर। इस पूरे एपिसोड में चाहे वो 2018 हो या 2024 हो, एक आम पाकिस्तानी जो वोट को अमानत समझता है, लाइनों में खड़े होकर घंटों इंतजार के बाद अपना वोट जाके डालता है, और उसके बाद सूरत हाल इस तरह की बनती है जिस पे आप कह रहे हैं कि साए हों, वो तो आप अगले 5 साल बाद जितने भी फिर इलेक्शन करा लें, वो उसका जो डिस्ट्रस्ट है वो उसको एक कॉन्फिडेंस देगा जब उसके वोट के साथ डिफरेंट चीजें होनी है। इमरान यार, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप अगर, अव्वल तो पता नहीं समझता है कि नहीं समझता, लेकिन अगर पाकिस्तानी वोट को अपनी अमानत समझता है तो अब उस अमानत में खयानत का शक हो गया, और हर पाकिस्तानी को हो गया। देखिए ना, मैं इसीलिए वापस जा रहा हूँ 2014 में कि आधा पाकिस्तान को शक तब था, बाकी आधे पाकिस्तान को शक अब है। दोनों को आप ऐड कर लें जस्ट न्यूमेरिकली तो जवाब ये आया कि हर एक को शक। सही है। जब हर एक को शक है तो मसला इसमें इलेक्शन का नहीं है। मसला यार ये है कि अगर मुझे एक इंस्टीट्यूशन, एक अहम इदारे पे जो इसमें इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन है, अपने वोट की अमानत पे शक हो जाएगा तो फिर मुझे हर चीज पे शक हो जाएगा। फिर मुझे बिजली के बिल पे भी शक हो जाएगा, फिर मुझे टीवी की खबर पे भी शक हो जाएगा, फिर मुझे सियासतदानों की तकरीर पे भी शक हो जाएगा, फिर मुझे पोस्ट ऑफिस से जो खत आया है उस पे भी शक हो जाएगा, और फिर मेरी जो है वो उसमें शक का जहर हर चीज में फैल जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं कि फैल जाएगा। और जब फैल जाएगा तो ना आप इकोनॉमी चला सकेंगे, और जो आपका सल्तनत है, जो आपकी स्टेट है, जो आपका उसकी बुनियाद जो है वो एतमाद पे होती है। इकोनॉमी की बुनियाद क्या होती है? इकोनॉमी की बुनियाद वसाइल से ज्यादा एतमाद होता है। ठीक सर, वेस्ट और पूरी दुनिया जो है बुनियाद पावर से ज्यादा एतमाद होता है। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा था कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक मुफादात के तहत देखती है, तो इसके ऊपर भी जरा रोशनी डालिएगा थोड़ा सा मौजूदा हालात में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल जैसे अभी हम बात कर रहे थे वही चीज यहाँ है कि दुनिया जो है, अगर आप अंदर से, दुनिया ये देखती है कि यार अंदर से इनको अपने आप पे शक है एक दूसरे पे, तो फिर मैं जो है 4 समंदर पार बैठा क्यों अपना पैसा एक मुल्क में लगा दूंगा जहां से हर आवाज जो उठ रही है वो अंदर के शक की उठ रही, तो उसको भी शक हो जाएगा। सो दुनिया जो है ये नहीं, आई डोंट थिंक इन्वेस्टर ये सोचता है कि यार एक गवर्नमेंट है या दूसरी गवर्नमेंट है या फलानी पार्टी है या धमाकी पार्टी है। सच्ची बात है, उनको तो नाम भी नहीं पता। आप इन्वेस्टरों से पूछेंगे कौन है वजीर आजम और कौन सी पार्टी है और पार्टी का क्या नाम है और पार्टी को क्या हुआ, उसको ना पता है, वो पता करवा लेगा। वो ये देखता है कि यहां इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या नहीं, क्या बेसिक प्रोसेसेस जो हैं वो ट्रस्ट वर्दी हैं या नहीं है, क्या मैं अगर आज जिन कवानीन पे पैसा लगाऊंगा वो कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। रिकोडेक वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस। सो दुनिया आपसे स्टेबिलिटी जब मांगती है तो वो आपसे इत्माद मांगती है। उसको इत्माद सिर्फ ये चाहिए कि मैं अगर कहीं, देखे ना, आप अगर बैंक में पैसा रखते हैं आपको इत्माद चाहिए कि बैंक आप कल जब मांगेंगे तो दे देगा।
आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एतमाद चाहिए कि कंपनी जो है वो कल परसों तरसों भी मौजूद हो। ठीक है। लोग जब मुल्कों में या मुल्क जब मुल्कों में इन्वेस्ट करते हैं वो भी यही करते हैं। ठीक एक है आखिरी बड़ी अहम बात, जी। हम ये आईएमएफ करते फिरते हैं या हम दोस्तों से पैसे ले लेंगे। देखें, अगर इत्मीनान नहीं होगा तो आपको कोई पैसे देगा ना, सही बात। तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, फिर वो आपसे कोई ना कोई डील कर रहा होगा, कुछ वो मांगेगा। एग्जैक्टली अगर कोई 100%। इत्मीनान के बावजूद आप में इन्वेस्ट करेगा तो दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी अ डील जहां दे विल आस्क फॉर द पाउंड ऑफ फ्लैश। बहुत कुछ कह गए बिटवीन द लाइन, आप बहुत कुछ कह गए। डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद थे और आने वाली हुकूमत के लिए मुआशी चैलेंजेस जो उसे दरपेश हो सकते हैं इसके ऊपर बात कर रहे थे। अब ज़रा बढ़ेंगे पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर। पाकिस्तान में अदविया साज कंपनियां जिनमें प्राइसिंग का इशू जो है वो बाकायदा एक बहरान की तरफ बढ़ रहा है। और आपको याद होगा कि इसके ऊपर काफ़ी हमने प्रोग्राम्स किए और हमेशा एक ही बात जो है वो डिस्कस की जाती है कि जिस तरीके से डॉलर महंगा हुआ, जिस तरीके से रॉ मटेरियल महंगा हुआ, क्योंकि 95% रॉ मटेरियल जो है वो पाकिस्तान की जो हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मा कंपनीज़ हैं, वो इंपोर्ट करती हैं, उसके बाद दवाएं बनाई जाती हैं मुकामी तौर पर। और डॉलर महंगा होने से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होने से उनकी कीमतों में इजाफा जो है वो नागुज़ीर हो गया था, क्योंकि उनकी अप्रूव्ड प्राइसेस जो थी वो उनसे कहीं ज़्यादा उसकी पैदावारी लागत बढ़ चुकी थी। और यहाँ मसला ये था कि ये कीमतों का तयन जो है वो ड्रैप के हाथ में था, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, और उसने रोका हुआ था, गवर्नमेंट ने रोका हुआ था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि तकरीबन 1300 के करीब दवाएं जो है मार्केट से नापैद हो गई, और जिनमें बड़ी तादाद जान बचाने वाली अद्वियात की इसमें शामिल है। तो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने बाकायदा एक तहरीर इसके ऊपर हमने भी काफ़ी प्रोग्राम्स किए और ये एक जो लॉजिक है उसको सामने रखा। और उसके बाद लेटर ये हुआ कि जनाब इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने 146 लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और ये केसेस जो हैं वो हार्डशिप केसेस के अंदर मौजूद थे। ये वो कंपनीज थी या ये वो दवाइयाँ थी। और इसमें भी कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 200 से ज़ायद 250 से ज़ायद जो हैं वो केसेस हैं, लेकिन 146 की अप्रूवल दी गई थी। और साथ ही साथ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने यह भी कहा काबीना में कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि आवाम को मुस्तहकम कीमतों के ऊपर, रियायती कीमतों के ऊपर या कीमतों में कमी जो है वो करके और अद्वियात फराहम की जाए। और इस हवाले से बाकायदा जो कानून में तरमीम जो है उसका भी उन्होंने कहा। और साथ ही साथ ये कहा कि जो इसको जो डीरेगुलेट करना है प्राइसेस को, ये आगे आने वाली हुकूमत का काम है। लेकिन बाद में ये मामला पहुंचा लाहौर हाई कोर्ट और वहाँ पे पिटिशन फाइल हुई और उसके नतीजे में अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने का जो नोटिफिकेशन आया था, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया। और जो प्ली यहाँ पे ली गई थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसका वो कानून में तरमीम नहीं कर सकती, किसी भी किस्म के कानून में तरमीम जो है वो एक फुल फ्लैज इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसका डोमेन है, उसी का इख्तियार है, लिहाजा इस फैसले को यहाँ पर रोक दिया गया। अब क्या सूरत हाल है और हमारी अद्वियात जो हैं उनके ये अगर तनाज़ा आगे बढ़ता है और नई हुकूमत, आने वाली हुकूमत भी इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं करती तो सूरत हाल क्या होगी, इस पे हम बात करेंगे। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे खालिद मिसबा साहब जो कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम चलेंगे खालिद मिसबा की। वेलकम बैक जी। मिसबा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर हाई कोर्ट में जो नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया, ये तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर है और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसका डोमेन नहीं है, उसका इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी लॉ के अंदर, कानून के अंदर तरमीम कर सके। तो ये चीज़ें आइंदा आने वाली हुकूमत के ऊपर चली गई। अब ज़ाहिर है कि वो हुकूमत उसको फॉलो करेगी। क्या कहेंगे कि आप लोगों को इस फैसले के बाद क्या कोई रिजर्वेशन है आपकी एसोसिएशन को? जी, थैंक यू इमरान साहब फॉर अगेन। आप पहले भी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टॉपिक पे बात करते रहे हैं और उसी की कंटिन्यूएशन में आज
भी एक आपके साथ ये मुलाकात का मौका मिला। देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें देखने वाली ये है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो उन्होंने इतने कानूनी, हम ज़्यादा डिटेल में मैं उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि सब्जुडिस चीज़ है, बट उन्होंने सिर्फ जो प्लेंटिफ है उसकी एप्लीकेशन देख के एक फ़ैसला कर दिया है। उन्होंने वफाकी हुकूमत को या हमें या स्टेक होल्डर ना बुलाया ना सुना, और उन्होंने एक फ़ैसला उस पर स्टे ऑर्डर कर दिया जिसके रिपरकशन नेगेटिव बहुत ज़्यादा हैं। पहले ही मार्केट में अद्वियात की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही थी, किल्लत चल रही थी, ख़ासतौर पे जान बचाने वाली अद्वियात की। उन्हीं रीजंस की वजह से जो आपने पहले जिक्र किया, डॉलर की डिवैल्यूएशन, खाम माल का महंगा होना, इन्फ्लेशन 40% से ज़्यादा होना, बैंक मार्कअप रेट्स, जो पिछले कई महीनों से, कई सालों से पाकिस्तान में एक इशू चल रहा था और हम भी रेज़ कर रहे थे और आपकी वसातत से आवाम को भी बता रहे थे, और आप लोगों का भी बड़ा पॉजिटिव किरदार रहा उसमें। तो उसमें सबसे अजीब चीज़ ये है कि इन लाइन विद इंटरनेशनल रेफरेंसेज एक चीज़ की गई है। पाकिस्तान में कोई ऐसा चीज़ नहीं की गई इस वक्त जो इस वफाकी हुकूमत ने, केयरटेकर वफाकी हुकूमत में, जो पहले किसी और मुल्क में नहीं हुई। और साल से इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका इस मॉडल को और दूसरे ममालिक इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। अजाफी मैं इस पर बात एक और कहूँगा जिसके दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा ये कि इसमें कोई कानून में तरमीम नहीं की गई, वफाकी हुकूमत ने कोई कानून चेंज नहीं किया। वफाकी हुकूमत की एक अथॉरिटी, एक पावर है ड्रग एक्ट के अंदर जिसमें लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत ये इख्तियार है कि वो किसी भी दवाई की कीमत कंट्रोल कर सकती है या नहीं कर सकती। उसमें लाजमी नहीं है कि वो हर दवाई की कीमत कंट्रोल करें। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जहाँ हर दवाई की कीमत मुरतब करने के लिए वफाकी हुकूमत के पास जाती थी। इस वफाकी हुकूमत ने यह डिसाइड किया कि ये दुनिया में कहीं नहीं होता, और पाकिस्तान में भी इसकी कामयाब मिसाल मौजूद नहीं है, बिकॉज किल्लत दवाइयों की जिस किस्म से हो रही थी और मरीज़ों का जितना नुकसान हो रहा था और इंडस्ट्री का जितना नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी जो लिस्ट है वो एसेंशियल ड्रग्स को हम कंट्रोल करेंगे। दुनिया में जिस तरह होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही बात कहती है, इंडिया, बांग्लादेश में भी यही चीज़ हो रही है, श्रीलंका में भी, और बाकियों पे नहीं करेंगे। तो इसमें कानून में तरमीम कोई नहीं हुई, नंबर एक। दूसरी बात मैं इसमें यह कहूँगा जी, पाकिस्तान की जो एसेंशियल ड्रग की लिस्ट है वो दुनिया की सबसे वसी लिस्ट है। पाकिस्तान में 460 से ज़्यादा अद्वियात एसेंशियल ड्रग्स के नीचे आती हैं। इंडिया में इसके मुकाबले में सिर्फ 380 हैं, बांग्लादेश में सिर्फ 150 से भी कम है, और श्रीलंका में तो सिर्फ महज 60 दवाइयाँ हैं जिन पे वो प्राइस कंट्रोल करते हैं, रेगुलेशन करते हैं एसेंशियल ड्रग्स के तौर पे। तो हम किसी भी सूरत से कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि खुदा न ख्वास्ता कोई खुली छुट्टी दे दी गई है इंडस्ट्री को। बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि हमारा वाहिद मुल्क है दुनिया में जहाँ पर हमारा ड्रग एक्ट इसके बावजूद बहुत सख्त है। यहाँ पर कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करने की सज़ाएँ दुनिया में सख्त तरीन अभी भी हैं, बड़े सालों से हैं, और दुनिया में किसी जगह पे इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई थी जिसमें खुदा न ख्वास्ता कोई पेशेंट्स का नुकसान होना था। पेशेंट्स का तो फ़ायदा होना था, कंपटीशन होता मार्केट में, इंडस्ट्री को मौका मिलता एक्सपोर्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करने का, पेशेंट्स को फ़ायदा होता कि कंपटीशन में अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन क्वालिटी की भी बेहतर होती, उनकी दस्तयाबी भी बेहतर होती मार्केट में, और उनकी क्वालिटी का कंपटीशन भी होता, जो कि इंडिया, बांग्लादेश में और श्रीलंका में, अगर हम इस खित्ते की बात करें तो ज़ाहिर है कि इतने अरसे से आपके मामला, अब आपकी गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है, और प्रो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट जो है वो होगी, चाहे वो इस वक्त जो केयरटेकर, ये इस वक्त जो सेटअप बनने जा रहा है पीडीएम के हवाले से, पीडीएम 2, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत अगर ये करती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? उनको तो ये सबसे पहले करना चाहिए। आप लोगों का बड़ा देरी ना ये एक इशू था। इमरान साहब देखिए, पाकिस्तान का कानून 1976 से चला आ रहा है, 48 साल पुराना कानून। आजकल के दौर में जहाँ दुनिया की टेक्नोलॉजी, तरीक़ेकार अद्वियात बनाने का, तरीक़ेकार अद्वियात की डेवलपमेंट का, तरीक़ेकार डॉक्टर्स का उसको प्रिस्क्राइब करने का जिद्दत आ रही है इस इंडस्ट्री में, आप 48 साल पुराने कानून के साथ या पुरानी पॉलिसीज़ के तहत या पुराने फैसलों के साथ कैसे इस दुनिया में कम्पीट कर सकते हैं और समझते हैं कि आप इस दुनिया के मुताबिक इस सेक्टर में भी चलेंगे? सर मैं यही तो कह रहा हूं कि अब जो अपकमिंग गवर्नमेंट होगी वो तो प्रायोरिटी बेसिस पे उसको इस मामले को हल करना चाहिए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि क्योंकि यहाँ पे खबर ये है, यहाँ पे ये समझा जा रहा है कि अगर प्राइसेस में इजाफा कर दिया तो वो डबल और ट्रिपल इजाफा हो जाएगा। ये नहीं सोचा जा रहा कि एक मार्जिनल इजाफा होगा और उसके बाद कम से कम वो अद्वियात जो है वो मार्केट में मौजूद होंगी, उसका डबल या ट्रिपल तो इस वक्त लोग दे रहे हैं ब्लैकमेलिंग में या ब्लैक मार्केट में। देखिए इमरान साहब, कंपटीशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन इस सूरत हाल में। अगर मैं दो इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल उसमें दे दूं और एक मैं फार्मा का भी दूंगा उसके बाद, आप गाड़ियों की इंडस्ट्री में देख लें, कंपटीशन आया तो क्या सूरत हाल हुई, मोटरसाइकिल्स में, गाड़ियों में कौन से ब्रांड पहले बिकते थे, अब क्या हो रहा है मार्केट में। इसी तरह मोबाइल इंडस्ट्री देख लें, जो मोबाइल इंडस्ट्री है उसमें भी जो कंपटीशन आया तो रेट्स कहाँ पर होते थे, कहाँ से कहाँ पर आ गए। ना सिर्फ दस्तयाबी बेहतर हुई,
क्वालिटी का कंपटीशन भी हुआ बल्कि कीमत में भी कंपटीशन हुआ। और इसका एग्जांपल फार्मा में भी एग्जिस्ट करता है। अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं तो सवाल्डी एक दवाई है, अमेरिकन कंपनी की थी, हमारी एक मेंबर कंपनी उसको पाकिस्तान में लेके आई। वो हेपेटाइटिस की ओरल मेडिसिन थी, पहली टैबलेट इजाद हुई थी हेपेटाइटिस के इलाज के लिए, जरकान के इलाज के लिए। उसमें उस इंडस्ट्री ने जब अमेरिकन दवाई वो लॉन्च की तो उसकी कीमत पाकिस्तान में कुछ साल पहले 32,000 से लेकर 60,000 दवाई की थी। जब कंपटीशन आया और कंपनीज की रजिस्ट्रेशन हुई, दूसरी जगहों से रॉ मटेरियल आना शुरू हुआ, वो इस वक्त 5,000 से कम पे अवेलेबल है, सेम दवाई जो डिफरेंट कंपनियां बना रही हैं। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब मार्केट में इंडस्ट्री को पता होगा कि हम कंपीट कर सकते हैं और खुदा ना ख्वास्ता बुरे हालात आए, डिवैल्यूएशन हुई, इन्फ्लेशन हुई, तो हमें इतनी गुंजाइश होगी कि हम अपनी 5, 10, 15% कीमत बढ़ा लें और उसके लिए हमें गवर्नमेंट के पास जाके 2-2 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, खुदा ना ख्वास्ता अपनी इंडस्ट्री बंद नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सहूलत नहीं है, कोई सहूलतकारी बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह आप बात कर रहे हैं। कंपटीशन में फायदा होगा, हर एक का फायदा होगा। नहीं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी इस सेक्टर में। ये एक विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये एक डिस्ट्रस्ट भी तो है ना, एक आवाम, क्योंकि जब मीडिया में रिपोर्ट होता है दवाइयां नहीं है या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है या बहुत ज्यादा, तो वो एक डिस्ट्रस्ट भी है। आवाम को आप समझाएं, किस तरीके से समझाएंगे, ये एक बहुत बड़े मसाइल है पाकिस्तान के अंदर। देखिए इमरान भाई, बेस्ट आवाम को समझाने का तरीक़ाकार तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग हैं, मीडिया है जिन पे आवाम ट्रस्ट भी करती है, और आप आजकल की वजह से सोशल मीडिया में भी और ऑनलाइन चैनल्स भी हैं और आपके ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, इसकी एक्सेस हर एक के पास है मोबाइल स्मार्टफोन्स की वजह से, केबल की वजह से, जो पहले नहीं होती थी। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे कि आप आवाम तक कोई पैगाम पहुँचा सकें। लेकिन मैं तो ये बात कहूँगा कि क्या दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल मौजूद है, कोई ऐसा एग्जाम्पल मौजूद हो कि पाकिस्तान में जिस किस्म की इस इंडस्ट्री पे फैसले किए जा रहे हैं, क्या दुनिया में कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल मौजूद हो जो कामयाबी के साथ इस इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल अद्वियात की इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट हुआ और उसका फायदा आवाम को और इंडस्ट्री को और मुल्क को हुआ हो? नहीं सर, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है जो हमारा 48 साल पुराना कानून कहता है। इसी पाकिस्तान में, इसी मुल्क में जो बिजली के हमारे बिल होते हैं उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर जो आपने 2-2 महीने पहले इस्तेमाल की होती है उसकी कॉस्ट जो है वो एडजस्ट हो जाती है। तो पाकिस्तान में भी अथॉरिटीज तो हैं, काम तो हो रहा है, ये सिर्फ फार्मा मेरे ख्याल से जो है इससे अलग क्यों है? थोड़ी सी अजीब सी बात ये भी है जी, देखें कि हाई कोर्ट का फैसला अगेन वो कानूनी नज़र से बाद में देखा जाएगा कि इसी केयर टेकर सेटअप ने बिजली के रेट, गैस के रेट, IMF से डील्स क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फॉर सम रीज़न अद्वियात की अवेलेबिलिटी के लिए उन्होंने एक इकदाम उठाया है। तो उस पर सवाल उठ रहा है कि क्या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जबकि पेशेंट सफ़र कर रहे हैं। उसमें एक और बात आपने आने वाली हुकूमत के रेफरेंस से की, लेकिन गरीब आवाम पर अगर आप बोझ कम करना चाहते हैं अद्वियात का, तो दुनिया को फॉलो करें। मैं एक उसका एग्जाम्पल एडिशनल देता हूँ। दुनिया में हेल्थ केयर का बजट 3 से 4% कम अज़ कम होता है आपके वफाकी बजट का या सूबाई बजट का। हमारी मीटिंग हुई थी कल फेडरल हेल्थ मिनिस्टर से और डॉक्टर नदीम जान साहब से, वफाकी काबीना के जो मेंबर हैं, और सेक्रेटरी हेल्थ शलवानी साहब से परसों मुलाकात हुई। उनसे हमने ये बात की, उन्होंने एग्री किया, और डॉक्टर साहब ने, वफाकी जो मिनिस्टर हैं, ही हैज़ बीन सपोर्टिंग पॉजिटिवली बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम के प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ केयर के बजट को 1% से उठा के 2 पे ले जाएं। अगर आप हेल्थ केयर का बजट 1 से उठा के 3% पे भी ले जाएंगे तो इसका फायदा ये होगा कि OPDs में, इमरजेंसी में जितनी अद्वियात सरकारी अस्पतालों में पूरे पाकिस्तान में मिलती हैं वो आप फ्री दे सकेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी जो है ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन उस पर फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है। गवर्नमेंट सिर्फ सड़कों पे, ब्रिजों पे, इन चीज़ों पे स्पेंड नहीं करती, उन चीज़ों पे भी स्पेंड करे जिसका एक्चुअली आवाम को डायरेक्ट उनकी सेहत से फ़ायदा हो। एक इसमें मैं बात ऐड करूंगा कि जो ये हेल्थ केयर का जो आपका हेल्थ कार्ड सिस्टम है, इसमें भी अगर आप देखें कि 10 लाख तक का एक साल में खर्चा किया जा सकता है, तो अद्वियात की मद में सिर्फ 60,000 रुपए उसमें किया जा सकता है। यानी कि उनकी नज़र में अद्वियात का खर्चा आपके हेल्थ केयर बजट का सिर्फ 6% है। यानी अगर आप 100 रुपए हेल्थ पे खर्च रहे हैं तो 6 रुपए की दवाइयां खरीदें, बाकी सारे आप पैसे लैब्स में, डॉक्टर्स पे, हॉस्पिटल पे खर्च दें, तो ये भी गलत तनासुब है। और डॉक्टर साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंटरनेशनल रेफरेंसेस के मुताबिक वो इस चीज़ को भी दोबारा देख रही है गवर्नमेंट, और इस चीज़ को भी बेहतर करेगी। चलें सर, देख लेते हैं अब ये नई गवर्नमेंट जो बनने जा रही है वो इस चीज़ को कितना प्रायोरिटी देती है, और ये जो जेन्युइन एक मसला है इसके ऊपर किस तरह से आगे बढ़ती है, कानून साजी करती है, और सारी चीज़ें जो पॉइंट आउट हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट में, इस फैसले में, उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे खालिद मिसबा साहब, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।